हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम जैसे हम लोग देखते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ऋषि कन्नड़ और डेमोक्रेटस इन दोनों ने की थी। इन्होंने ऐसा कहा था कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटे एक किसी पार्ट से बनी होती है। ऋषि कन्नड़ ने वर्ड दिया था परमाणु, जो कि एक हिंदी वर्ड है, और डेमोक्रेटस ने कहा कि वो एक एटम होता है। इसी को आगे रखा जॉन डेल्टन ने। डेल्टन ने भी कहा सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्ट किसी भी मैटर का जो होता है वो होता है एटम। उसके बाद कौन से मॉडल्स आए वो हम लोग ये लेसन में देखेंगे कि साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके थ्योरी के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होगी। तो जैसे आप देख सकते हो एटम के 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके नीचे उन साइंटिस्ट के नाम दिए हैं जिन्होंने उनकी खोज की। जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन इज ई गोल्डस्टिन, न्यूट्रॉन इज जेम्स कैडविक। अब जो मॉडल्स हमने इस लेसन में देखने हैं, पहला है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा है रुदरफोर्ड्स मॉडल और तीसरा आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमने साथ ही साथ कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़नी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम लोग मास नंबर भी कहते हैं सिर्फ, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दोनों की टोटल हमने करनी है। आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब ये एक ही एटम है, मतलब एक ही एलिमेंट है, इसके 2 अलग अलग फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे। आइसोबार्स, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग है, मतलब एलिमेंट अलग है, बट मास कहीं ना कहीं सेम दिखने को मिलेगा एटम्स का। सो यही कुछ पार्ट ये पूरे लेसन में कवर होगा। इस सेक्शन में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इन सभी टर्म्स को डिटेल में देखेंगे। सो जैसा हमने देखा, सबसे पहला जो हम लोग का मॉडल है वो है थॉमसन्स मॉडल। इसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या फिर पम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन का मानना ऐसा था कि एक एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है और पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, जैसा कि एक वाटरमेलन होता है। रेड पार्ट जो है हम लोग खाते हैं उसको, तो उसने कहा कि वैसे ही कुछ वहां पे पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और जैसे वो सीड्स होते हैं उसके वाटरमेलन के, वो भरे हुए हैं, एम्बेडेड हो, इधर उधर घुसे हुए होते हैं वो, सो वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट अब दिक्कत क्या हो गई? ही कुड नॉट एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एन एटम। एटम पे जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते थे वो इसका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बट कहीं ना कहीं कोशिश की गई एक स्ट्रक्चर देने की, एक कंपैरिजन किया गया जिसके बेसिस पे लोगों को ये आसानी हो गई कि एक एटम एक्चुअली होता कैसा है। सो लोग बोलने लगे एक एटम वाटरमेलन जैसा होता है। इसके बाद जो आए वो थे रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड फेमस हुए अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने अल्फा रेस को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया, फायर किया वहां पर। अब गोल्ड फॉइल काफी पतला था, सो ये सोच थी वहां पे कि सारे जो पार्टिकल्स हम लोग वहां पे फायर करेंगे वो सारे आर पार हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे, उस तरफ दिखेंगे, स्क्रीन के उस साइड। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए उस पे जो ऑब्जर्वेशंस आए वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास टू द गोल्ड फॉइल, जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। अब डायग्राम में देख सकते हो कुछ जो थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और 12,000 में एक ये रिबाउंड हुआ। मतलब जैसे अगर हम दीवार पे गेंद फेंकते हैं, वो गेंद कैसे रिटर्न आती है, वैसे ही वो पार्टिकल्स वापस आया। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 12,000 में एक ही है, बट डाउट क्रिएट कर रहा था ये। सो रुदरफोर्ड ने सोचा कि ये रिटर्न आया क्यों। सो यहां पे उसने क्या कंक्लूड किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस, बहुत सारी जगह खाली है, बिकॉज 12,000 में से एक ही रिटर्न आया, मतलब जितने बाकी बचे वो सारे वहां से निकल गए। सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसा उसका मानना है। एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी एटम। ऐसा कहा उसने कि 10⁵ टाइम्स होता है न्यूक्लियस एक एटम के साइज के कंपैरिजन में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं वहां पे।
अब आती है बारी उसके मॉडल की। ऑब्जर्वेशंस हो गए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, अब बारी थी मॉडल बताने की। सो जो मॉडल उन्होंने बताया वो ऐसा था, न्यूक्लियस एट सेंटर। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और सारा जो मास एक एटम का वो कहां रिसाइड करेगा, आपके न्यूक्लियस में रिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं वहां पे। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। जैसे हमने पीछे देखा ऑब्जर्वेशन में कि न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ हो गई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको कहा जाए एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ते हुए जाओ तो आपकी भी एनर्जी लॉस होगी। सो पॉइंट ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसे एनर्जी कहां से मिल रही है? फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग एनर्जी? अब इसका आंसर नहीं था। ठीक है, खैर एनर्जी मिल भी गई। सो एनर्जी कम कम होनी चाहिए थी, और कम अगर होगी जैसे डायग्राम में बताया तो फाइनली वो कहां गिरना चाहिए? न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि सारे एटम न्यूक्लियस में गिर रहे हैं तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो पार्ट था, ये पार्ट रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नील बोर ने रुदरफोर्ड के ओवरकम्स जो थे, ड्रॉबैक्स जो थे उसको ओवरकम किया। इन्होंने कुछ अजम्पशंस किए। अजम्पशंस करने थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कि एनर्जी आती कहां से। तो उन्होंने पहला पॉइंट बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते हैं वहां पर। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तब तक जो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब एनर्जी कम ज्यादा होने का सवाल ही यहां से हट गया, बराबर। अब मेन पार्ट जो उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी उसकी एनर्जी कम ज्यादा होगी। मतलब जैसे वो नीचे से ऊपर जाना चाहता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आना चाहता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा वहां पर। तो जो शेल में वो है उस शेल में उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। जब वो शेल या ऑर्बिट बदलेगा तभी उसकी एनर्जी बदलती है। तो इन तीनों थ्योरीज को मिला के, तीनों मॉडल्स को मिला के हमें एक स्टेबल एटम का स्ट्रक्चर मिला जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और डिस्क्रीट ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में क्या मूव करते हैं? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन था बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग डेल्टन, ऋषि कन्नर, डेमोक्रिटस को भी नहीं भूल सकते, बिकॉज उन्होंने शुरुआत की, एक पॉइंट बताया कि यहां से ये चीज की शुरुआत हो सकती है, और फिर इन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और हमें बताया कि एक एटम एक्चुअली होता कैसा है। दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एटम से रिलेटेड सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनके कौन से पैरामीटर्स होते हैं और कौन सी चीजें हम लोग उससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।